हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ाएंगे आपको स्प्रिंग फोर्स। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 18। चलिए बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा स्प्रिंग फोर्स। तो मैं स्टार्ट करूँगा बिना कोई टाइम किल किए हुए। कोई भी फालतू की बात नहीं करता मैं, ना मुझे पसंद है। सिर्फ फिजिक्स की बात करते हैं और उसमें क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस कराएंगे ये आप लेक्चर देखोगे तभी सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्प्रिंग, और स्प्रिंग में भी आइडियल स्प्रिंग की बात करते हैं। आइडियल स्प्रिंग, तो आइडियल स्प्रिंग होती है बेसिकली मासलेस। मासलेस होती है, मतलब इसमें मास नहीं होता है। वैसे तो प्रैक्टिकली कोई स्प्रिंग ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसमें मास ना हो, पर एक बार कागज़ पे या बोर्ड पे लिख भर दो कि इसमें मास नहीं है तो इसका मतलब फिर वो कैसी हो गई, मासलेस हो गई। ठीक है, मासलेस एंड ओबे हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे आज। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है समझें। हुक्स लॉ तो दो बातें होती हैं, एक तो मासलेस होती है और उसको हुक्स लॉ को फॉलो करना होता है। हुक्स लॉ क्या होता है ये भी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। स्प्रिंग देखने में देखिए ये होती है इस तरीके से, इस तरीके से होती है ये। ठीक, इस तरीके से होती है। इसमें दो बातें होती है, एक इसका नेचुरल लेंथ होता है, ये एल नॉट, यहाँ से यहाँ तक एल नॉट, इसको क्या कहते हैं नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को टेबल पर रख दीजिए, जितने लेंथ में वो रहना चाहता है, इसका मतलब उसमें अभी कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं है। तो नेचुरल लेंथ का मतलब, इसको रिलैक्स्ड लेंथ भी कहते हैं, रिलैक्स्ड लेंथ। ठीक, और इस समय स्प्रिंग में हर जगह टेंशन या फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। हर जगह कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। हर जगह टेंशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इतना लिखिए जरा, इतना लिखिए पॉज करके। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होगा, रिलैक्स लेंथ। एक होता है इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के, अभी सब क्लियर होंगे। के एक होता है, इसको कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट। स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है, के होता है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, थोड़ा सा अभी आगे आएगा तो बहुत क्लियर होगा, अभी बस नाम सुन लो। दो चीज़ें होती हैं स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाली, एक उसकी नेचुरल लेंथ एल होती है और एक होता है उसका स्टिफनेस कांस्टेंट के। दो चीज़ें किसी भी स्प्रिंग को डिसाइड करती हैं। जैसे एक आयरन की स्प्रिंग ले लो, एक प्लास्टिक की स्प्रिंग ले लो, भले ही दोनों का नेचुरल लेंथ सेम है, पर आप अगर आयरन की स्प्रिंग को कहीं पर यूज़ करोगे तो उसकी फंक्शनिंग अलग होगी, और अगर आप कहीं पर प्लास्टिक की स्प्रिंग को यूज़ करोगे तो उसकी फंक्शनिंग अलग होगी। तो बेसिकली स्प्रिंग की फंक्शनिंग को के डिसाइड करता है, जिसका नाम पता स्टिफनेस कांस्टेंट। उसको मैथमेटिकली फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, और कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इतना ज़रा नामकरण कर लो, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, इतना ज़रा नामकरण कर लीजिए। ठीक है, इतना। अब देखिए, अब जैसे कुछ फोर्स ऐसे होते हैं, देखिए जैसे ये धागे का टेंशन, यहीं से समझना शुरू करो। तो धागे के टेंशन को अगर मैं ऐसे ही लटका दूं, धागे को ऐसे ही लटका दूं, ऐसे ही लटका दूं इसको, तो बताइए इसके हर पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है। हर पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है। और धागे में जो टेंशन आता है, आप जितना भी फोर्स एजेंट इसके ऊपर लगा देता है, जितना भी फोर्स एजेंट लगा देता है, जितना भी फोर्स एजेंट इस पर लगा देता है, लेट एफ नॉट लगाया, तो हर पॉइंट पर वही टेंशन का फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारी आपकी बात हो चुकी थी। तो हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, एफ नॉट होगा। हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो कितना होगा, एफ नॉट होगा। तो धागे का जो टेंशन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, ये आपसे बात हो चुकी है। लेकिन जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी थोड़ी ना अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो कुछ फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होते हैं, जैसे धागे का टेंशन। कुछ फोर्स
अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जिनको मैं किंग फोर्स कहता हूं। जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, वो तो आप कितना भी फोर्स लगा लो, ग्रेविटी का पुल थोड़ी ना बदल जाएगा। आप कितना भी फोर्स लगा दो, अगर आप इस पर ऊपर भी लगा दो F1 का फोर्स, और अगर मास m है, तब भी ग्रेविटी का फोर्स तो बताइए कितना बना रहेगा, mg बना रहेगा ना। इसमें थोड़ी ना कोई चेंज हो जाएगा। आप कितना भी फोर्स ऊपर या नीचे लगा दो ब्लॉक पर ग्रेविटी का फोर्स mg रहेगा। लेकिन धागे का जो टेंशन होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। हाँ, जो स्प्रिंग फोर्स होता है कुछ कुछ वो धागे के टेंशन से मिलता जुलता होता है। फर्क इसमें मेनली क्या होता है वो जरा मैं समझा देता हूँ। तीन फर्क होते हैं, देखिए तीन फर्क होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर धागे को ये एजेंट नीचे खींचेगा तब तो इसमें टेंशन आएगा, पर अगर इसने इसको ऊपर दबा दिया तो टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि धागा ढीला पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो धागे का टेंशन होता है वो केवल पुलिंग फोर्स लगाता है, कभी भी पुशिंग फोर्स नहीं लगा सकता। कहने का मतलब धागे से आप किसी भी बॉडी को, किसी भी सिस्टम को पुश नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग जो का फोर्स होता है, खुद बताइए, इतने आप कमजोर नहीं है। मान लीजिए मैंने एक स्प्रिंग को ये लिया, नेचुरल लेंथ इसका L0 है, ठीक है। जब नेचुरल लेंथ होता है तो इसमें कोई टेंशन नहीं होता है, आपको बता दी बात, टेंशन इक्वल टू 0। अब मान लीजिए आपने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा यहाँ से खींच दिया, ऐसे कर खींच दिया यहाँ से, तो इतना सबको समझ में आता है। अगर आपने इसको x खींच दिया तो बताइए, अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी होगी, आप इसको जैसे एजेंट ने खींचा, मान लो इसने खींचा इसको किसी भी फोर्स के साथ, मान लो F एजेंट ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ नहीं खींच रही होगी? बिल्कुल खींच रही होगी। तो अब इसमें स्प्रिंग फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स आ गया, स्प्रिंग फोर्स आ गया। और अगर आपने इसको पुश भी कर दिया होता, ये भी कर दिया होता, ये अगर यहाँ से आपने इसको पुश कर दिया होता x के लेंथ से, ठीक है, आप इसको इस तरीके से आपने पुश किया हुआ है इसको, तो अब ये स्प्रिंग फोर्स होगी वो इसको इस तरीके से पुश कर रही होगी, F स्प्रिंग। तो देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो पुलिंग है, यहाँ पे कैसा है स्प्रिंग फोर्स, पुलिंग। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे पुलिंग है, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कैसा है बताइए, पुशिंग है। तो सबसे पहला अंतर तो ये समझिए, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो पुलिंग और पुशिंग दोनों नेचर का होता है। ये इतना यार सब लोग जानते हैं। अगर देखिए स्प्रिंग ले लीजिए नेचुरल लेंथ में, मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, बाई चांस है नहीं तो मैं उसी को लेके समझा देता, पर इतना विजुलाइज होता है। स्प्रिंग को आप टेबल पर रख दीजिए तो, और उससे दो ब्लॉक लगा दीजिए, तो ना तो दोनों ब्लॉकों को पुश करेगी ना पुल करेगी, क्योंकि उस समय होगी वो अपने नेचुरल लेंथ में। और अगर एक एंड को आप स्प्रिंग को फिक्स करके ब्लॉक लटका के खींच दो तो बताइए जैसे ही छोड़ोगे उसको पुल कर लेगी। अरे पुलिंग, तो इसका मतलब स्प्रिंग ने ब्लॉक के ऊपर कैसा फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया। और अगर आपने उसी ब्लॉक को पुश करके छोड़ा तो ब्लॉक को वो पुश कर देगी। इसका मतलब स्प्रिंग ने ब्लॉक के ऊपर कैसा फोर्स लगाया, पुशिंग फोर्स लगाया। कहने का मतलब यह है कि जो स्प्रिंग होता है वो दोनों तरह के फोर्स लगाता है, पुलिंग और पुशिंग। तो पहला अंतर तो धागे से ये निकला, इसका पहला अंतर ये निकला कि धागे के फोर्स और स्प्रिंग के फोर्स में क्या अंतर है। बेसिक पहला डिफरेंस कि जो धागे का टेंशन होता है वो केवल पुलिंग इन नेचर होता है, जबकि स्प्रिंग फोर्स पुलिंग और पुशिंग दोनों होता है। लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स पुलिंग और पुशिंग दोनों होता है, ठीक है, पुलिंग और पुशिंग दोनों होता है, ठीक है। पहला अंतर तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए धागे का जो टेंशन होता है, जो धागे का टेंशन होता है, कोई भी धागा ले लो, कोई भी धागा ले लो, वो हमेशा, जैसे अगर आपने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो धागे का टेंशन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 10 न्यूटन होगी। यहाँ पे बताइए T2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 15 न्यूटन होगी। T2 की वैल्यू 15 न्यूटन होगी, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 15 न्यूटन होगी। तो धागे का टेंशन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, इसमें कोई भी बात ऐसी कठिन नहीं है। लेकिन स्प्रिंग का फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स को, मैग्नीट्यूड को डिसाइड करता है हुक्स लॉ। तो ये बात लिख लीजिए आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, magnitude of the spring force is determined by the Hooke's law। क्लियर।
ये लिख लीजिए, हुक्स लॉ से स्प्रिंग फोर्स निकलता है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन धागे का जो टेंशन होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो हुक्स लॉ से डिसाइड होता है। अब क्या होता है हुक्स लॉ, ये समझाता हूं मैं, ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो स्प्रिंग फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द हुक्स लॉ। क्लियर है? हुक्स लॉ से निकलता है। क्या है हुक्स लॉ, जरा समझाते हैं। देखिए हुक्स लॉ, सबसे पहले हुक्स लॉ की मैं कुछ बातें बताता हूं आपको, जरा समझना। जैसे यहां पे ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में L नॉट और K। नेचुरल लेंथ का मतलब आप क्लियर होता है, जिस समय स्प्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं होगा, ना तो स्प्रिंग पुश करेगा ना पुल करेगा, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लेंथ। तो इस समय इसका नेचुरल लेंथ है। अब देखिए, अगर आपने इसको x से खींचा, मान लीजिए यहाँ पे इसके x से खींचा, तो अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, इस पर ये स्प्रिंग फोर्स एक F1 का फोर्स लगा रहा होगा कोई। फिर आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, बहुत ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पे फिर इसको आप 2x कर दिए, हुक्स लॉ समझा रहे हैं। तो अब ये फोर्स सर्टेनली पुलिंग होगा, F2 का कोई फोर्स होगा। फिर आपने मान लीजिए इस लेंथ को 3 गुना कर दिया यहाँ से, x, ये 3x कर दिया, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये x क्या है, इलोंगेशन, इलोंगेशन है ये। कंप्रेशन वाला केस अभी मैंने नहीं बनाया, इलोंगेशन। ध्यान रखना, जो इलोंगेशन होता है हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर होता है, हमेशा, ऑलवेज मेजर्ड। भाई नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग को कितना खींच दिया उसको क्या कहते हैं, इलोंगेशन। तो ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही मेजर्ड होता है इलोंगेशन। कंप्रेशन भी अभी मैंने लिया नहीं। अब सुनिए, और अब मान लीजिए यहाँ पर ये फोर्स आया कोई F3 का, ठीक है। तो देखिए, जब स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से मैंने x खींचा तो स्प्रिंग फोर्स F1 आया, जब मैंने 2x खींचा तो F2 आया, और 3x खींचा तो F3 आया, ठीक है। इतना उतार लो इलोंगेशन वाली बात को। यहीं पर हुक्स लॉ का पहला स्टेटमेंट लिखना है मुझे, हुक्स लॉ का पहला स्टेटमेंट लिखना है। पहला, चलो मैंने इसको कह देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, इसको हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये लिख लो। तो इलोंगेशन होता है हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर होता है, या स्प्रिंग अपने अनडिफॉर्म्ड पोजीशन में होता है वहीं से मेजर होता है। तो यहाँ से x है, ये 2x है, यहाँ से 3x है, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ। अब देखो, हुक्स लॉ कहता है कि F1 इक्वल टू, अगर कोई F है, जो भी आप मेजर कर लो, तो जो F2 होगा ना वो 2F होगा, और F3 जो होगा ना वो 3F होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलोंगेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको डबल करता हूं तो फोर्स डबल हो जाता है, 3 गुना कर रहा हूं तो 3 गुना हो रहा है, अगर मैं इसको 4 गुना कर दूंगा तो फोर्स भी 4 गुना हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग फोर्स, इस बहुत ध्यान से सुन लेना, ये यहीं से समझ में आया। ये कैसे समझ में आया, एक्सपेरिमेंटली ये बात क्लियर हुई कि अगर यहाँ पर x खींचने पर स्प्रिंग फोर्स F है तो 2x खींचने पर कितना आ रहा था, 2F आ रहा था। और जब हम इलोंगेशन 3x कर रहे थे तो स्प्रिंग फोर्स भी 3 गुना हो रहा था। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन द इलोंगेशन या कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों ही लिख दिए मैंने। कंप्रेशन असल में उसको कहेंगे जब स्प्रिंग को आप प्रेस कर देंगे, उसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और जब स्प्रिंग को आप खींच देंगे उसको क्या कहेंगे, इलोंगेशन, ठीक है। तो ये बड़ा खास पॉइंट है, स्प्रिंग फोर्स डिपेंड लीनियरली ऑन द इलोंगेशन। लीनियर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर x को डबल करेंगे तो फोर्स डबल, 3 गुना करेंगे तो फोर्स भी 3 गुना, अगर इलोंगेशन को 4 गुना करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स भी 4 गुना। इस तरीके से डिपेंड करता है ये, क्लियर, इस तरीके से डिपेंड करता है।
इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। पॉज करके उतार लो इतना। तो हुक्स साहब ने ये बात एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलोंगेशन या कंप्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, लीनियरली। इतना पॉज करके उतार लो। मैं इसी को हटा के यहाँ पे लिखूंगा हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, हटा दूं। चलिए, अब देखिए, अगर ये बात क्लियर हो गई अब आपको, अब सुनिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि जो स्प्रिंग फोर्स है, एफ स्प्रिंग को एस पी लिख दिया करूँ केवल, इतना लेंदी नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एफ स्प्रिंग ऐसे लिख दिया करूँगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू कैसे हो गया, एक्स हो गया, क्योंकि एक्स पर लीनियरली डिपेंड कर रहा है। अगर वो क्वाड्रेटिक होता तो एक्स स्क्वायर लिखते। अब देखिए, फिर एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जब हुक्स साहब ने फाइंड आउट किया तो ध्यान है, ये दूसरा स्टेटमेंट ये आ जाता है, सेकंड ये आ जाता है। तो ये आ जाता है यहाँ से के एक्स, और ये के वही है, कौन सा, स्टिफनेस कांस्टेंट वाला है। ये के क्या है, वही। जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था वो किसके बराबर था, स्टिफनेस कांस्टेंट के बराबर था। या ये को कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये आ गया स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट, दिस इज स्टिफनेस कांस्टेंट के। ये दो बातों पर डिपेंड करता है, अभी मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से। दो बातों में डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, सब समझा देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मतलब अगर आप एक प्लास्टिक का स्प्रिंग ले रहे हैं, सेम लेंथ का ले लो तो उसका के अलग होगा। एक आयरन का स्प्रिंग लेंगे तो उसका के अलग होगा। स्टील का स्प्रिंग लेंगे तो उसका के अलग होगा। अगर आप एक कॉपर का स्प्रिंग लेंगे तो उसका के अलग होगा। तो अलग अलग स्प्रिंग के अलग अलग मटेरियल के स्प्रिंग के अलग अलग होते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो करता है नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितनी लेंथ है, उसकी नेचुरल लेंथ कितनी है। जैसे आप इसको ऐसे सोच लो, अभी मैं समझाऊंगा इसको, कि अगर आप छोटा स्प्रिंग लेते हैं तो उसको खींचना कठिन होता है, और उसी सेम मटेरियल का लंबा स्प्रिंग ले लीजिए, उसको खींचना या दबाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो ये होता है दूसरा, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो दो बातों पर डिपेंड करता है स्टिफनेस कांस्टेंट के, एक तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और एक नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक। इसी स्टिफनेस कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इतना उतार लो, इतना उतार लीजिए। तो स्प्रिंग फोर्स आ गया एफ स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स। इतना क्लियर हुआ, हटाएं इसको। अब देखिए, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए इसमें, तो एफ स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, तो एफ स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स, ठीक। हाँ, इसमें एक्स जो होगा ऑलवेज मेजर्ड एक्स है क्या, यह है इलोंगेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक। ये हमेशा मेजर्ड होता है, ऑलवेज मेजर्ड, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। हमेशा स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से ही मेजर्ड होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ें, पॉज करके उतार लो। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना जरा। एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में, मान लीजिए ये ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लिया मैंने जानबूझ के, एक ब्लॉक लटकाए दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। मान लो इस समय कोई भी इलोंगेशन नहीं है, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, मतलब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट है, स्टिफनेस कांस्टेंट के है, ठीक है। तो इस समय देखिए जरा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा इस समय एफ स्प्रिंग, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ स्प्रिंग का फॉर्मूला अब आपको हुक्स लॉ से पता लग गया है,
के एक्स मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और वैसे इसको कई बार डेल्टा एक्स भी लिखा जाता है, ठीक है, या इसको कई बार एफ स्प्रिंग इक्वल टू के डेल्टा एक्स लिखा जाता है। और इस समय डेल्टा एक्स 0 है तो एफ स्प्रिंग भी क्या होगा, 0 होगा। एक्स भी लिख देते हैं, कई बार डेल्टा एक्स लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपने स्प्रिंग को खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया यहाँ से एक्स, तो ये क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया। ये क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया। तो अब ध्यान से देखना, तो एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा के एक्स, ठीक है, एफ स्प्रिंग ये लगेगा के एक्स। अब मान लीजिए आपने इसको प्रेस कर दिया, यहां से इसको आपने प्रेस कर दिया एक्स, तो ये जो एक्स होगा इस समय ये क्या है, कंप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो ये हमेशा नेचुरल लेंथ से ही मेजर्ड होता है, ये एलोंगेशन कहलाएगा, ये कंप्रेशन। अब ध्यान देखिए, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इस तरीके से इसको पुश करेगा, तो एफ स्प्रिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, के एक्स। अब एक ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो अगर ये मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा था, केवल क्या लिखा था, ओनली मैग्नीट्यूड था ये, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। तो अगर मुझे वेक्टर रिलेशन लिखना हो, वेक्टर रिलेशन या वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, तो देखिए के तो स्केलर सिंपली एक कांस्टेंट है, तो इसमें वेक्टर रिलेशन जो जाएगा वो एफ स्प्रिंग, लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है फोर्स, तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्स को वेक्टर मान रहा हूं तो ध्यान रखना एक्स का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए किधर है, इधर है, इधर, और यहाँ पे डायरेक्शन इधर है। और देखिए यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स देखिए एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट है, और यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स देखिए ये राइट को है, तो ये एक्स का डायरेक्शन लेफ्ट को है, क्योंकि इसको तो मेजर हमेशा करना कहाँ से है, इसके नेचुरल लेंथ से ही मेजर करना है। तो ध्यान से देखिए स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्स के अपोजिट होता है, तो वेक्टर फॉर्म में हम ये लिख देते हैं एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर, ये लिख देते हैं हमेशा। और फिर बुक्स में आपने देखा होगा हर जगह इसको वेक्टर को भी नहीं लिखते, हम सीधे सीधे ये लिख देते हैं एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस साइन ये बता रहा है यहाँ पर कि स्प्रिंग फोर्स और जो एक्स होता है इलोंगेशन या कंप्रेशन, उनका डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, इस बात को लिख लीजिए, ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स और एक्स का मतलब इलोंगेशन या कंप्रेशन, इनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, इसको लिख लीजिए जरा, हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है, हमेशा ही अपोजिट होता है, लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो स्प्रिंग फोर्स और इलोंगेशन या कंप्रेशन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही होगा, हमेशा। हटाऊं इसको, चलिए। तो ये हुक्स लॉ आपको क्लियर हो गया कि स्प्रिंग फोर्स होता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे एक्स क्या होता है, इलोंगेशन या कंप्रेशन, जिसको मेजर हमेशा कहाँ से करना है, स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से मेजर करना है। के क्या होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जरा के की कहानी थोड़ी सी बताते हैं, के की कहानी, के जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ स्प्रिंग इक्वल टू आ जाता है के एक्स। तो इसको ये मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने। तो देखिए कुछ फिजिक्स में डेफिनेशन मैथमेटिकली यार निकल कर आती हैं, कुछ डेफिनेशन फिजिक्स में मैथमेटिकली निकल के आती है, ध्यान रखना हमेशा, कुछ डेफिनेशंस मैथमेटिकली निकल कर आती हैं, तो के भी मैथमेटिकली डिफाइन होता है। तो अगर हम देखिए इफ, यहाँ से देखना, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स को हम क्या ले लें, 1 मीटर ले लें, ठीक है, 1 मीटर ले लें। तो ध्यान से देखिए यहाँ से जो के हो जाएगा वो एफ स्प्रिंग फोर्स के बराबर आ जाएगा, एफ स्प्रिंग के बराबर आ गया। पर अब यहाँ पर पढ़ने में तो ऐसा आ रहा है कि के बराबर एफ स्प्रिंग, पर ऐसा नहीं है, के बराबर एफ स्प्रिंग नहीं है, के बराबर एफ स्प्रिंग नहीं है, मतलब के का यूनिट कोई न्यूटन नहीं होता है भाई। के को अगर आप लिखेंगे तो ये असल में आएगा एफ स्प्रिंग अपॉन एक्स, मतलब यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, के बराबर एफ स्प्रिंग कब है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, के बराबर एफ स्प्रिंग कब है, जब इलोंगेशन 1 मीटर है। तो के बराबर एफ स्प्रिंग व्हेन, ये लिखिए, व्हेन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर। अब डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर क्या है, वो कंप्रेशन भी हो सकता है, और कंप्रेशन और इलोंगेशन कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ से देखो मैथमेटिकली डिफाइन कर ले जाओगे कि स्टिफनेस कांस्टेंट
उस फोर्स के बराबर होता है, या स्टिफनेस कांस्टेंट फोर्स के बराबर होता है, या जितना उतने फोर्स के बराबर होता है जितने फोर्स के द्वारा स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो के बराबर एफ होता है। अभी बात समझ में नहीं आई हुई, अब मैं समझाता हूं, यहां पर लिख के समझाता हूं, देखिए लिख के समझाता हूं। देखिए जैसे ये स्प्रिंग है, या सीधे सीधे डायरेक्ट बात पर आ जाते हैं। अगर के इक्वल टू, मैंने कहा इसका 10 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, के का यूनिट तो क्लियर है, न्यूटन पर मीटर अगर के, तो इसका मतलब क्या पता है कि अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है, तो अगर आप इस स्प्रिंग को 1 मीटर से खींचना चाहते हो, 1 मीटर से खींचना चाहते हो, यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर लेना चाहते हो, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो एफ इक्वल टू 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर के एलोंगेशन के लिए के बराबर फोर्स लगाना पड़ता है। इवन आप इसको अगर प्रेस भी करोगे, कंप्रेस भी करोगे यहाँ से, कितने से, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर से, तो भी आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ये मतलब है। तो स्प्रिंग को 1 मीटर से खींचने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है वही के बराबर होता है, वही उसका स्टिफनेस कांस्टेंट होता है। के फिजिक्स की वो डेफिनेशन है जो मैथमेटिकली डिफाइन की गई है। के को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है हर किताब में, ठीक। तो के क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। अब लिख लीजिए के, तो क्या हो गया, के इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट, ठीक, एलोंगेट और कंप्रेस द स्प्रिंग by 1 meter. This is the definition of K. So what is the stiffness constant? तो force required to elongate or compress the spring by 1 meter is called stiffness constant K. लिख लीजिए आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल समझ लो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई भी स्प्रिंग है, ये है, ठीक है, ये अभी नेचुरल लेंथ में है। अगर हमने कहा भाई के इक्वल टू इसका 50 न्यूटन पर मीटर है, क्या मतलब हो जाएगा बताइए। अगर स्प्रिंग को आपको 1 मीटर से खींचना है, 1 मीटर से खींचना है, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू अगर 1 मीटर रखना है, तो बताइए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको, बताइए। फोर्स लगाना पड़ेगा आपको सीधे सीधे 50 न्यूटन। और अगर आपको इसको 1 मीटर से दबाना भी है, 1 मीटर से दबाना भी है यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 मीटर, तब भी आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा बताइए वो कितना लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो के का मतलब होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू एलोंगेट और कंप्रेस द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने यार डेफिनेशन, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो हो गई के की डेफिनेशन, ठीक है। इतना उतारिए पॉज करके, आगे बढ़े। अब देखिए ये जो के होता है, के तो मैंने आपको बताया 2 बातों पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस पे तो कोई भी क्वेश्चन अपने यहाँ तो होगा नहीं, वो तो होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाके होगा। तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे मटेरियल को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा मैकेनिक्स में, एटलीस्ट वो सीधे कह देगा स्प्रिंग का के इतना है। हाँ, दूसरा वाला जो पार्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल लेंथ, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ पे ये कैसे डिपेंड करता है, ये आपको सीधे सीधे मेरी बात को मानना पड़ेगा। एक के प्रोपोर्शनल टू 1/L0, के प्रोपोर्शनल टू 1/L0, मतलब जो छोटा स्प्रिंग होगा उसका के ज़्यादा होगा और जो बड़ा स्प्रिंग होगा उसका के कम होगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, के प्रोपोर्शनल टू 1/L0, छोटे स्प्रिंग का के ज़्यादा होगा और बड़े स्प्रिंग का के कम होगा। L0 क्या है, नेचुरल लेंथ है इसका, NL कह दो सीधे सीधे, NL मतलब नेचुरल लेंथ। तो ये तुम लोग आप लोग बेटा याद कर लेना, के प्रोपोर्शनल टू 1/L0। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे स्प्रिंग का के ज़्यादा होगा और बड़े स्प्रिंग का के कम होगा,
ठीक है, क्लियर हो गया। स्प्रिंग फोर्स को लेके बातें सब क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट। अब देखिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। देखिए जिस धागे में स्प्रिंग लगा हो, जिस धागे में स्प्रिंग लगा हो, उस धागे में टेंशन जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। द टेंशन फोर्स in a string with spring is always equal to the spring force। हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह बेटा कि आइडियल स्प्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के हर पॉइंट पर जो टेंशन होता है, टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ ए स्प्रिंग इज सेम। ये दो बातें जरा समझ लीजिए कि अगर किसी भी धागे में स्प्रिंग लगा हुआ है तो उस पूरे धागे में जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। मतलब इस धागे के टेंशन, जिस धागे में स्प्रिंग लगा होगा उसके टेंशन को अप्लाइड फोर्स डिसाइड नहीं करता है। जैसे स्प्रिंग नहीं लगा होगा तो धागे में जो टेंशन होगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। पर अगर धागे में स्प्रिंग लगा हुआ है तो उस धागे में जो टेंशन होगा वो डिसाइड अप्लाइड फोर्स नहीं करेगा। उसको डिसाइड कौन करेगा? ये आपका स्प्रिंग फोर्स करेगा। जितना स्प्रिंग फोर्स होगा उतना ही उस धागे में टेंशन होगा। और दूसरी बात, पूरे धागे में जो टेंशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है और स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। टेंशन एट ईच पॉइंट ऑफ स्प्रिंग इज सेम एंड इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। इतना लिखिए जरा, इतना लिखिए। अभी आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देखिए। अब जो भी फोर्स लगाया, मान लो यहाँ पे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, के इसका स्टेबनेस कांस्टेंट है, इसको लेट मैंने 10 न्यूटन पर मीटर ले लिया। ठीक है। अब देखिए तो इस समय तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? 0 होगा। लेट आपने इसको खींच दिया, लेट आपने इसको 1 मीटर से खींच दिया, तो बताइए जो एफ स्प्रिंग हो जाएगा इस केस में, एफ स्प्रिंग कितना होगा बताइए? उसी से निकालेंगे के डेल्टा एक्स। डायरेक्शन बाद में सोचा करो, पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया करो। ठीक है, तो एफ स्प्रिंग हो जाएगा 10 न्यूटन। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपने फोर्स जो भी लगाया हो, फोर्स से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसके हर पॉइंट पर टेंशन, हर पॉइंट पर कहीं भी ले लो, हर पॉइंट पर जो टेंशन होगा, हर पॉइंट पर टेंशन होगा, टी बराबर कितना होगा बताइए? 10 न्यूटन होगा। फिर आपने इसको और ज़्यादा खींच दिया, मान लीजिए ये आप खींच के इसको यहाँ ले गए, फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मान लीजिए यहीं से मेजर होगा ये, तो अब मान लीजिए आपने इसको 3 मीटर खींच दिया, तो इस समय जो एफ स्प्रिंग होगा इसमें, जो कि एलोंगेट किया है, तो एफ स्प्रिंग ऐसे लग रहा होगा, इसमें एफ स्प्रिंग इस तरीके से लग रहा होगा। ठीक, तो जो एफ स्प्रिंग होगा इसमें बच्चों, वो कितना होगा? के डेल्टा एक्स, और के कितना है? 10, डेल्टा एक्स कितना लिया? 3, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। बस फ़र्क ये है कि हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा, कहीं भी ले लो, हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा? 30 न्यूटन होगा। हर पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? 30 न्यूटन होगा। ठीक, हर पॉइंट पे। इवन आप कंप्रेस करते तब भी वही खेल होता। ठीक है, अगर आप कंप्रेस भी कर देते तब भी वही होता। जैसे मैं कंप्रेस करके दिखा दूँ आपको, अगर आपने यहाँ से इसको 2 मीटर कंप्रेस किया है, तो बताइए एफ स्प्रिंग होगा कितना? तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन।
ठीक है। तो हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा, हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा, हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा बताइए, 20 न्यूटन ही होगा। हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो 20 न्यूटन ही होगा। तो हर धागे के हर पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिए, इस बात को रख लीजिए दिमाग में इसको। अगर किसी भी धागे में स्प्रिंग लगा हुआ है तो उस धागे में स्प्रिंग उस धागे में टेंशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है, हर पॉइंट पर सेम होता है। दो बड़ी खास बातें हैं, दो बड़ी खास बातें हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखिए। तो जैसे देखिए ये है, फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब आपको स्प्रिंग में एलोंगेशन बताना है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो उसको सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको दो बातें बता दी कि अगर स्प्रिंग फोर्स पता है तो धागे में टेंशन निकाल लो, और टेंशन पता है तो स्प्रिंग फोर्स निकाल लो। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के बराबर टेंशन होता है तो टेंशन के बराबर स्प्रिंग फोर्स होता है, बात एक ही है। तो ज़रा देखिए, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो पहले तो एक्चुअली ये क्या रहा होगा ज़रा समझिए। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, इसको अगले पेज पे कर लेंगे, चलो दोबारा लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसको हटा के समझा देते हैं यहाँ पे। देखिए होगा क्या, ज़रा समझिए। पहले ये ऐसे करके स्प्रिंग लटकी होगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो अभी तो इसमें जब कोई फोर्स नहीं है इस समय, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर आपने इस पर ब्लॉक लटकाया और उसको इस तरीके से छोड़ दिया हिला डुला के फाइनली कि वो रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में वहीं आएगा जहाँ पर फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। ठीक, तो मान लीजिए अब यहाँ से जो ये एक्स खिंच गया, इसी को तो मैं क्या बोलूँगा बताइए, एलोंगेशन बोलूँगा। तो यहाँ पे जो नीचे लगेगा वो क्या लगेगा, mg लगेगा, और मास 2 kg है, जी कितना है, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो बताइए इसमें जो ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, अब स्प्रिंग फोर्स तो कितना लगेगा, के एक्स लगेगा, यहाँ पे एलोंगेशन एक्स है। तो अब बताइए स्प्रिंग फोर्स ये लगेगा और ये इसमें किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। तो टेंशन बराबर क्या आ जाएगा बताइए, के एक्स, और टेंशन बराबर के एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 20 न्यूटन। और के की कोई वैल्यू मान लो, कितनी मान लें बताओ, 10 न्यूटन पर मीटर मान लें, चलो मान लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से जो एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो एलोंगेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मीटर आएगी। ठीक है, आराम आराम से लिख लो, हटा दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगले में ये था, अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन था, ये था कि अब स्प्रिंग यहाँ पर है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अगर डायरेक्ट कर भी दूँ तो ठीक है। अब देखिए ये 2 kg का था, अब मान लो के को कुछ मान लेते हैं यहाँ पे 20 न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं। ओके, तो देखिए इक्विलिब्रियम में मतलब सिस्टम को हिला डुला के इस तरीके से छोड़ दिया कि अब ये ब्लॉक मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो बताइए अब इसमें टेंशन फाइंड आउट कर लो। तो नीचे क्या लगेगा बताइए, 2g लगेगा, तो ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। और इक्विलिब्रियम होगा तो टेंशन किसके बराबर होगा बताइए, 2g बराबर कितना, 20 न्यूटन। और अब वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, और इसमें स्प्रिंग फोर्स बताइए कितना होगा, ये होगा के डेल्टा एक्स होगा। क्लियर, तो यही इलोंगेशन आ जाएगा, के डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। तो यहाँ से बताइए डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यार इस तरीके से करना सीख लो। तो टेंशन अगर पता है तो स्प्रिंग फोर्स निकल आएगा, स्प्रिंग फोर्स पता है तो फिर आपको के दिया हुआ है तो इसमें इलोंगेशन भी निकल कर आ जाएगा। ओके, और देखिए क्वेश्चन, यार क्वेश्चन ही करने से सब चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे ये है, तो देखिए अब 2 किलो का मान लो के को हम कुछ भी ले लेते हैं, चलो 40 न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें मान लो इलोंगेशन ही फाइंड आउट करना है, डेल्टा एक्स बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो चला देखिए इसमें नीचे क्या लगेगा बताइए, 2g लगेगा, 2g लगेगा तो इक्विलिब्रियम होगा तो टेंशन कितना आ जाएगा बताइए, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इसमें भी जो टेंशन होगा बताइए वो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इसमें अगर टेंशन 20 न्यूटन होगा तो इसमें टेंशन कितना ट्रांसफर होगा, 2t ट्रांसफर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन। और अगर आपको इस स्प्रिंग में, सॉरी जिस धागे में स्प्रिंग लगा हुआ है उसमें टेंशन पता लग गया तो आप इलोंगेशन लिख सकते हैं। इसमें जो टेंशन होगा टी डैश वो होगा किसके बराबर, होगा किसके बराबर बताइए, के डेल्टा एक्स के बराबर होगा। और बताइए टी डैश कितना है इसमें, 40 न्यूटन, के कितना है बताइए 40, और डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना था। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 मीटर आ गई। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 मीटर आ गई, लिख लीजिए। कुछ है नहीं, चीज़ों को देख लीजिए तभी चीज़ें आसान लगेंगी।
जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए के की वैल्यू मान लो हम मान लेते हैं चलो 100 न्यूटन पर मीटर, तो ये के भी उतना ही 100 न्यूटन पर मीटर। अब दोनों ही स्प्रिंग में एलोंगेशन बताना है। मान लो इसमें एलोंगेशन है डेल्टा x1 बराबर क्या, और इसमें मान लो एलोंगेशन है डेल्टा x2 बराबर क्या, ठीक है। अब मैं सीधे सीधे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो आराम से देखना। बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नीचे होगा 2g, तो इसमें जो टेंशन आएगा बताइए वो कितना आएगा, 20 न्यूटन आएगा। यही टेंशन इधर जाएगा कितना, T बराबर 20 न्यूटन जाएगा। इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा बताइए वो 40 न्यूटन ट्रांसफ़र होगा। इसमें बताइए जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 40 न्यूटन ही ट्रांसफ़र होगा। इसमें जो टेंशन ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा बताइए, T डबल डैश, ये आ जाएगा T डैश, बताइए कितना होगा, वो होगा 80 न्यूटन ट्रांसफ़र होगा। क्लियर हुआ। तो इसमें जो टेंशन आएगा वो 80 न्यूटन जाएगा। ओके, क्लियर है। तो अब देखिए अगर इस स्प्रिंग में आपको एलोंगेशन चाहिए तो इस स्प्रिंग में जो टी आ जाएगा टी डैश बराबर कितना है बताइए 40, और 40 बराबर क्या आ जाएगा बताइए के डेल्टा x1। तो 40 बराबर के कितना है बताइए, के कितना दिया था 100 इंटू ये आ जाएगा डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बताइए, 0.4 मीटर आ जाएगी। इसी तरीके से इसके लिए लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे बताइए, के डेल्टा x2 बराबर टेंशन आ जाएगा टी डबल डैश, के कितना है बताइए 100, और डेल्टा x2 बराबर ये आ जाएगा 80। तो यहाँ से बताइए डेल्टा x2 बराबर आ जाएगा 0.8 मीटर। क्लियर हुआ। तो डेल्टा x2 बराबर आ जाएगा 0.8 मीटर। डेल्टा x2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। कर लीजिए जरा, कर लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ही करते रहो यार, उसी से चीज़ें आसान होती हैं। मान लो स्प्रिंग लगा होता इधर और ये ब्लॉक होता 10 kg का, और इधर जो ब्लॉक लटका होता वो 5 kg लटका होता, और के की वैल्यू मान लो 20 न्यूटन पर मीटर होती। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, सिस्टम एक्सीलरेट करेगा। पर मान लीजिए कि इस तरीके से एक्सीलरेट कर रहा है कि स्प्रिंग का हिलना डुलना बंद हो गया है, या रिलेटिव सेपरेशन दोनों में चेंज नहीं हो रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में। तो अब आपसे सवाल पूछा है फाइंड डेल्टा एक्स, सीधे लिख देता हूँ डेल्टा एक्स बराबर क्या। तो देखिए किस मेथड से करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस धागे में टेंशन, और उस टेंशन को किसके बराबर कर देंगे, के डेल्टा एक्स। तो बताइए ज़रा क्या आएगा, इधर क्या लगेगा बताइए 10g लगेगा, इधर क्या लगेगा बताइए 5g लगेगा। ये तो वही वाला है। तो अगर ये ए से इधर भागा तो ये ए से इधर भागा, बाद बाकी टेंशन का कोई रोल आता नहीं है, सब आपको सब पता है, ठीक है। तो बताइए इसका ए निकाल लीजिए पहले। तो ए बराबर आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। नेट फोर्स जो इस सिस्टम को चलाएगा वो 10g चलाएगा और 5g क्या करेगा, अपोज करेगा। तो 10g माइनस 5g आ जाएगा। और टोटल मास जो इसने घसीटा वो 10 kg और 5 kg कितना बताइए 15 kg। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताइए 50/15, एंड दिस इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाता है। अब आप किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर क्या फाइंड आउट कर लीजिए, टेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो T माइनस 5g क्या लिखेंगे बताइए, T माइनस 5g इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए 5a, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10/3। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है 50/3 प्लस 50, एंड दिस इज इक्वल टू 200/3 न्यूटन। ठीक, अब कुछ है नहीं। अब बताइए इसके लिए जब लगाओगे इसको तो बताइए ये आ जाएगा के डेल्टा एक्स बराबर टेंशन, एंड दिस इज इक्वल टू 200/3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, तो के की वैल्यू कितनी है बताइए 20, और एलोंगेशन फाइंड आउट करना था आपको। डेल्टा एक्स बराबर ये आ जाएगा 200/3। तो यहाँ से बताइए डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी बताइए, ये आ जाता है 10/3 मीटर, 10/3 मीटर आ जाती है। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 10/3 मीटर आ जाती है। ठीक है, पॉज करके उतारिए, एकदम आसान है,
कुछ भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ें। जैसे इस तरह का सिस्टम होता, ये स्प्रिंग यहाँ लगा होता एक, फिर एक यहाँ लगा होता, फिर एक ब्लॉक यहाँ लटका होता। मान लो ये 10 kg का है, ये 5 kg का है, या चलो m ले लेते हैं, चलो ठीक है 5 kg है। इसका स्टेबनेस कांस्टेंट K1 मान लेता हूँ, इसका K2 मान लेता हूँ। K1 की वैल्यू लेट में दे देता हूँ 10 न्यूटन पर मीटर, और K2 की वैल्यू दे देता हूँ 15 न्यूटन पर मीटर। इसमें मान लो एलोंगेशन है डेल्टा x2, ये बराबर क्या निकालना है आपको, और इसमें एलोंगेशन है डेल्टा x1 बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, करिए फाइंड आउट। देखिए ठीक है, आराम से देखिए। अब देखिए हर धागे में टेंशन फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, सॉरी ग्रेविटी 10G लगेगा, तो 10G लगेगा तो इसमें जो टेंशन होगा T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 100 न्यूटन आ जाएगा। यूनिट नहीं लिखा है मैंने, तो इसमें भी टेंशन इधर लगेगा T1 इक्वल टू 100 न्यूटन ही लगेगा। इसमें मान लो टेंशन कितना आ जाता है, T2 आ जाता है। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखना। इसमें T1 तो नीचे लगेगा, ये T1, और T2 लग जाएगा ऊपर, और बताइए 5 kg है तो ये 5G और नीचे लग जाएगा। ठीक, तो जो T2 आ जाएगा बताइए, T2 बराबर क्या आएगा, 5G और T1 को बैलेंस करेगा, 5G प्लस T1, तो ये आ जाएगा T1 100 था तो ये कितना आ गया बताइए, 150 न्यूटन आ गया। T2 बराबर कितना आ गया, 150 न्यूटन आ गया। ठीक, अगर अब आपको इस स्प्रिंग में एलोंगेशन फाइंड आउट करना है तो T1 का टेंशन यूज होगा, और इसमें फाइंड आउट करना है तो T2 यूज होगा। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा बताइए, आप लिखेंगे T1 इक्वल टू K1 डेल्टा x1, और T1 कितना है बताइए 100, और K कितना है बताइए इसका स्टेबनेस कांस्टेंट, K1 है 10 इंटू डेल्टा x1 बोले तो निकालना है आपको, तो डेल्टा x1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 10 मीटर आ जाती है। क्लियर हुआ। अगर आपको डेल्टा x2 फाइंड आउट करना है तो बताइए ये आ जाएगा T2 बराबर K2 और डेल्टा x2 आ जाएगा। T2 का टेंशन कितना है बताइए 150, और K2 बराबर कितना है बताइए 15, और डेल्टा x2 आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से डेल्टा x2 बराबर आ जाएगा 10 मीटर आ जाता है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब जैसे कुछ एलिवेटर के अंदर स्प्रिंग ले लो, जैसे एलिवेटर होता है, ठीक, अगर मान लीजिए ये ए नोट से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अब आपको इसमें एलोंगेशन फाइंड आउट करना है, मान लीजिए एम का मास है, स्टेबनेस कांस्टेंट के डेल्टा एक्स बराबर क्या। तो देखिए जो एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा वो हर फ्रेम से सेम आएगा, फ्रेम से चेंज करने पर स्प्रिंग के एलोंगेशन या कंप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रिलेटिव सेपरेशन है तो हर फ्रेम से सेम होता है, तो इतना आप समझते हैं कि बेहतर इसको एलिवेटर के अंदर बैठ के करना होगा। ठीक, तो इसके अंदर रियल फोर्स कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, इसके अंदर टेंशन कितना आएगा, T आएगा। पर ये जो ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है, क्या ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि खुद ए नोट से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, तो क्या एक लाल रंग का सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, तो यहाँ पे ये लाल रंग का एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। कितना लगाएगा बताइए, ये लगाएगा ma नोट। क्लियर हुआ। तो ma नोट का सूडो फोर्स लगेगा, ma नोट का सूडो फोर्स लगेगा। ओके, तो अब बताइए जो इसके लिए तो किस में होगा बताइए, रेस्ट में होगा। ठीक, तो बताइए जो टेंशन होगा वो इसको बैलेंस करेगा, किसको, mg प्लस ma नोट, और यही किसके बराबर आ जाएगा बताइए, k डेल्टा x। तो ये जो एलोंगेशन हो जाएगा वो आ जाएगा mg प्लस a नोट अपॉन k आ जाएगा। ठीक, mg प्लस a नोट आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, एकदम आसान है। अब मान लीजिए एलिवेटर जो होता, अगर मान लीजिए ये अब ए नोट से नीचे आ रहा होता और अब हमको इसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन निकालना होता, तो मान लीजिए ए नोट की जो वैल्यू है
उसको मैं पहले चलो 3g के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जरा सुनना बात को। तो फिर आपको इसको k मान लो आपको दिया है और डेल्टा एक्स इसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये तो अभी भी क्लियर है, मास इसका m है, कि इसको बैठ के इसी के अंदर से सॉल्व करना बेहतर होगा। तो बताइए इसको जब देखोगे तो ये किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। नीचे रियल फोर्स क्या लगेगा बताइए, mg लगेगा। ऊपर टेंशन क्या लगेगा, t लगेगा। और जो ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर बैठा हुआ है, क्या ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो बताइए अब ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम से खुद ए नोट से नीचे आ रहा है, तो लाल रंग का सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा, ठीक। तो लाल रंग का सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा, तो ये लग जाएगा ऊपर की तरफ कितना, एम ए नॉट, ठीक। और ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 3g। ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 3g। क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स बैलेंस के नाम पे लिखोगे T प्लस एम ए नॉट बराबर एम जी। टी प्लस एम ए नॉट बराबर आ जाएगा एम जी। तो यहाँ से T की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस यह कितना आ जाएगा, 3mg बराबर mg। तो T बराबर आ जाता है यहाँ से -2mg। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंशन ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और ऐसा क्यों होगा मैं आपको समझा दूं। असल में जो सूडो फोर्स लगाए ना वो 3mg लगाए। ध्यान से देखिए, जो सूडो फोर्स है ना वो 3mg है। देखिए जो सूडो फोर्स है, जो सूडो फोर्स है एम ए नॉट, वो कितनी वैल्यू है उसकी, 3mg है। और ग्रेविटी का mg लग रहा है, तो असल में ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए इसने इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस किया होगा, कंप्रेशन। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा या टेंशन होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए ये आया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये जो टेंशन होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ओके। तो इसको यहाँ पे बना देते हैं फिर। यहाँ पे बना देते हैं, देखिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो सूडो फोर्स है तो mg तो नीचे लगा, ठीक। और जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि जो ये कितने से नीचे आ रहा है, 3g से आ रहा है। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है वो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, वो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। तो वो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा कितना बताइए, ये लगाएगा 3mg का सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। तो जो टेंशन होगा वो नीचे की तरफ लग जाएगा, टेंशन नीचे की तरफ, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा बताइए, T प्लस एम जी। टी प्लस एम जी बराबर क्या होगा, 3mg। ये सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा, तो T बराबर आ जाएगा 2mg। तो T बराबर 2mg आ जाएगा। तो T बराबर 2mg आ गया। इसको हम लिखेंगे K डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स का मतलब आ जाएगा 2mg बाई K, और ये आएगा कंप्रेशन, ठीक। ये आएगा कंप्रेशन, ये आएगा कंप्रेशन। कर लीजिए जरा। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, यहाँ पे F का फोर्स लगाया है, आराम से देख लो। द पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ये भी पॉइंट यहाँ पे P है। द पॉइंट P इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली डाउन बाई y। अगर F का फोर्स लगा रहे हैं तो ध्यान रखना पूरी बात इक्विलिब्रियम की हो रही है, तो ये पॉइंट नीचे कितना खिसक रहा है, y खिसक रहा है। और यहाँ पर भी ये अरेंजमेंट दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट है और यहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट है। ये यहाँ पे मेन आर्म के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पर फोर्स साइड आर्म के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड फोर्स F, F को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ K एंड Y। K और Y में F को फाइंड आउट करना है, ठीक है। K एंड Y के टर्म्स में F को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं पीछे के पेज पे इसको समझा देता हूँ। देखिए इस वाले अरेंजमेंट को देख लीजिए। जैसे ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये पॉइंट यहाँ रहा होगा P, मान लीजिए P पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब आपने इस पर फोर्स लगाया। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप इस पॉइंट को y नीचे ले जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा, 100% नीचे आएगा। मान लीजिए ये इतना आ गया, ये आ गया यहाँ तक, ये इतना आ गया नीचे।
ये तो फिक्स है इतना ही, जिस पॉइंट को यहाँ ले आए, तो ये पॉइंट आप यहाँ से वाई ले आए, आराम से देखना, और एफ का फोर्स लगा के ले आए। तो अब इसमें जो टेंशन है वो कितना होगा, टी होगा, और टी बराबर कितना होगा, एफ होगा। यही टेंशन यहाँ पहुँचेगा, यही टेंशन यहाँ पहुँचेगा, और इसमें जो टेंशन पहुँचेगा वो 2T का टेंशन पहुँचेगा जो ऊपर की तरफ लगा हुआ इक्विलिब्रियम में। अब जरा एक बात देख लो, अगर आपने इसको वाई खींचा है तो ये कितना नीचे आया होगा, तो ध्यान रखो ये मेन पुली वाला फंडा लग जाएगा। अब मान लो इसको हमने कहा ये वाई डैश नीचे आया, तो ये देखो मेन पुली, अब देखना मेन पुली वाला वो फंडा जो हमने कंस्टेंट में बताया था, याद करो क्या था, जैसे ये सब आपको बताया था कि अगर मान लीजिए देखो ये वाई जा रहा है नीचे और ये तो यहाँ पे किस में फिक्स्ड है, तो ये तो चलेगा नहीं, तो ये पॉइंट कितना आ रहा है, वाई डैश नीचे आ रहा है, तो वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा। याद हो तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है ये, तो यहाँ से वाई डैश की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, वाई बाई 2 आ गई। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वाई बाई 2 आ गई। क्लियर, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ है नहीं, तो अब इसमें जो 2T होगा, जो 2T होगा ये किसके बराबर होगा बताइए, ये होगा स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट कितना है, K, तो ये होगा K इंटू इलोंगेशन, इलोंगेशन कितना है इसमें, वाई डैश, ठीक, और T कितना है बताइए, F के बराबर, तो ये आ गया 2F इक्वल टू K इंटू वाई डैश कितना है, वाई बाई 2, और आपसे F ही तो पूछा था, तो यहाँ से बताइए F की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, F इक्वल टू आ गया K वाई बाई 4 आ गया, K वाई बाई 4 आ गया, देख लो K वाई अपॉन 4 आ गया, K वाई अपॉन 4 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। जरा दूसरे वाला भी कर देते हैं, अब एक काम करते हैं दूसरे वाले को यहीं कर देते हैं, ठीक है। इसको यहीं देख लो, अब देखो इसको, अब इसमें भी पहले कांस्टेंट वाली बात कर लो। कांस्टेंट वाली बात ये देखो, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है यहाँ पर, अब जो भी इलोंगेशन होगा यहाँ पर ध्यान से देखना यार, स्प्रिंग में ही होगा और तो किसी में होगा नहीं, तो स्प्रिंग में ही होगा। तो मान लीजिए ये अब की बार मेन पुली है ये, तो अगर ये पॉइंट नीचे मैंने वाई से खींचा तो इसमें तो डेल्टा वाई 0 होगा, डेल्टा वाई 1 कह दो, और इसमें डेल्टा वाई 2 बराबर फिर से कह दो वाई डबल डैश कह दो, जो भी इलोंगेशन आया। तो जो मेन पुली का इलोंगेशन होगा वाई, ये क्या होगा, इन दोनों का मीन ले लेते हैं, 0 प्लस वाई डैश वाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए वाई डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2y आ गया। इसका मतलब इसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, 2y होगा। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए कुछ है नहीं, तो अब अगर अच्छा अब देखिए इसको आप नीचे दूसरा डायग्राम बना दें, ठीक बना देते हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए अब आपने इसमें F का फोर्स लगा के यहाँ से इसको यहाँ तक लाए, यहाँ तक लाए इसको F का फोर्स लगा के, ठीक, तो यही P पॉइंट है। तो इसमें जो इलोंगेशन आया वो कितना आया, 2y आया, ओके। तो इसमें जो टेंशन होगा वो तो F के बराबर ही होगा, T बराबर F, और इसमें जो टेंशन जाएगा बताइए T डैश, क्या उसका आधा जाएगा, क्योंकि ये T डैश प्लस T डैश बराबर T होगा, तो ये हो जाएगा F/2 आ जाएगा। और F/2 किसके बराबर आएगा बताइए, स्टिफनेस कांस्टेंट कितना, K डेल्टा y, और F/2 बराबर आ जाएगा K को K रहने दो, डेल्टा y को कितना है 2y, और आपको फाइंड आउट क्या करना था F, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, F इक्वल टू हो जाएगा 4ky हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 4ky, ओके, F इक्वल टू हो जाएगा 4ky। ठीक है, पॉज करके उतारिए। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए आराम आराम से करिए। देखिए 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से 2 ब्लॉक कनेक्टेड हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K दिया हुआ है। इफ ब्लॉक बी
ब्लॉक बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ, इसके ऊपर एक एफ का फोर्स लगाया गया है, एंड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज एक्स, और इसमें एलोंगेशन कितना दिया हुआ बता हुए, डेल्टा एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स दिया है। ठीक, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले देखिए, किसी भी बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि सर एफ का फोर्स लगा के जब खींचा गया होगा पूरे सिस्टम को, सब कुछ स्मूथ सरफेस पर रखा गया है, तो ऐसा तो नहीं सर इनमें ये हिलेंगे डुलेंगे जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यार ये हम क्वेश्चंस भी करेंगे हिलते डुलते हुए, जब ये चलेंगे तो वो करेंगे लीनियर मोमेंटम में। यहाँ पर हम ये मानेंगे कि एफ का फोर्स लगाया, स्प्रिंग में एक तनाव आया, जो भी आया तनाव या दबाव वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद दोनों के बीच में फिर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक सेम सेपरेशन मेंटेन करते हुए ही मूव कर रहे होंगे। ठीक है, ये सब मानेंगे। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन हैं ये सब, मालूम पड़ा, तुम पूरी एनर्जी इसी में लगा दो, ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, उसी में लगा दो, सर हिलेंगे डुलेंगे क्या होगा, कुछ नहीं। ठीक है, दोनों मतलब जितने एक्सीलेशन से ये दौड़ेगा, ठीक है, जितने ए से ये दौड़ेगा उतने ए से ये दौड़ेगा। ठीक है, जितने ए से ये दौड़ेगा उतने ए से ये दौड़ेगा। तो बताइए फिर अगर ऐसा होगा तो फिर तो बात गलत हो जाएगी, तो फिर बात गलत हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसके नीचे भी स्प्रिंग है, और ये एटवुड मशीन के ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, M1 का मास 2 kg है, ये 2 kg का मास है, ये 8 kg का मास है। K1 ये पहली स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग 1 कह रहा हूँ मैं, जिसका K कितना दिया है, 50 न्यूटन पर मीटर दिया है, और K2 70 न्यूटन पर मीटर दिया है। अब देखिए कह रहा है इफ कंप्रेशन इन स्प्रिंग 2 इसी को माना है। ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन कितना दिया है बताइए, डेल्टा एक्स 2 बराबर 0.5 मीटर। ओके, व्हाट इज द कंप्रेशन इन फर्स्ट स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स वन इक्वल टू का ये सवाल पूछा, एकदम बेसिक से करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इतना तो हटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इतना हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर आ जाइए। पहले ध्यान रखना इसमें कंप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब बताइए, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो यार इसको पुल नहीं करेगा, पुश करेगा, इतना तो क्लियर होता है। जब स्प्रिंग कंप्रेशन में होती है तो इसको पुश करेगी, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इधर कितना बताइए, K2 डेल्टा x2, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, K2 कितना बताइए 70, और डेल्टा x2 कितना हाफ, तो यह है 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन ऊपर लगेगा, और जो ग्रेविटी होगा वो 80 न्यूटन नीचे लग जाएगा, 8g, एंड दिस इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक, तो 80 न्यूटन ऊपर ये, तो बचा हुआ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो इसमें जो टेंशन आ जाएगा टी जो टेंशन आ जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, टी कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आप लिखेंगे टी प्लस स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना 35 बराबर कितना 80, तो जो टी आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 45 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 45 न्यूटन आ गई। तो ध्यान रखना इसमें जो टेंशन आया वो 45 न्यूटन आया, टी बराबर 45 न्यूटन। यही टेंशन इधर ट्रांसफ़र होगा, टी बराबर 45 न्यूटन। टेंशन तो हमेशा पुलिंग होता है, तो इसमें ऊपर की तरफ लग रहा होगा कितना 45 न्यूटन का फोर्स। ग्रेविटी फिक्स्ड होता है, तो ये 2g नीचे लगेगा। ओके, 2g नीचे लगेगा कितना 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन इधर लगेगा। अब बताइए, अब ध्यान रखना, अब देखो 45 ऊपर की तरफ है, 20g नीचे की तरफ है, तो बताइए इस अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा मान लो वो K डेल्टा x1। ठीक है, K डेल्टा x1। ठीक है, K1 डेल्टा x1, K1 डेल्टा x1। ये स्प्रिंग फोर्स जो लग जाएगा बच्चों, ये लग जाएगा K1 डेल्टा x1, ये लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर, इतना कर लीजिए। अब इसका इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना दो, कुछ है ही नहीं, हटा दो इसको यहाँ से, इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना दो। हाँ ये है कि कंप्रेशन पूछा पर कंप्रेशन होगा नहीं, उसमें एलोंगेशन होगा। उसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा, क्योंकि स्प्रिंग्स को पुल कर रहा है, और स्प्रिंग पुल तभी करेगा जब क्या होगा, इसमें कंप्रेशन रहा होगा। ठीक है, सॉरी एक्सटेंशन एलोंगेशन रहा होगा। तो बताइए आ जाएगा K डेल्टा x1 प्लस नीचे की तरफ कितना लगेगा 2g 20 न्यूटन,
एंड दिस इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा, बताइए 45 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, डेल्टा x1 के की वैल्यू कितनी दी है 50, क्या आ जाएगा 50 डेल्टा x1 इक्वल टू आ जाएगा 25। तो डेल्टा x1 इक्वल टू आ जाएगा हाफ मीटर, या इसको कहिए डेल्टा x1 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। तो एलोंगेशन आएगा, ये क्या आएगा, एलोंगेशन। ठीक है, एलोंगेशन आएगा। तो देखिए यार, स्प्रिंग का फोर्स में अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, और फिर स्प्रिंग की कटिंग, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर अगर वहाँ तक मैं इसी लेक्चर में ख़त्म करूँगा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक किए देता हूँ। यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट अगली क्लास में ले लेंगे, और स्प्रिंग का डिवीजन और कॉम्बिनेशन अगली क्लास में ले लेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहो, आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। चलिए ठीक।